ओम नमो नारायण। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में जो अंबेडकरवादी बौद्ध हैं उन लोगों ने महाबोधि को लेकर के एक पंगा किया हुआ है। मुझे बताना है कि जब गया की तरफ सिद्धार्थ गौतम गए उस समय भी वो विष्णुपद मंदिर था। उस समय भी वहां पे सारी ब्रह्मयोनी पहाड़ी थी, बराबर पहाड़ी थी, 3 तरफ से पहाड़ियों से और एक तरफ से फाल्गु नदी से घिरा हुआ वो स्थान था। ऐसा नहीं कि कोई सिद्धार्थ गौतम जाके बना है। अंबेडकरवादी बौद्धों, तुम कुछ भी बोलने से पहले इतिहास पढ़ो, इतिहास को जानो। जिस कर्मकांड के खिलाफ बुद्ध का अभियान चला वो उनसे पहले उपस्थित नहीं होता तो किसके खिलाफ अभियान चला रहे थे बौद्ध? जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त, निर्वाण प्राप्त हुआ, वह जो पहले जो पीपल था उसको कृष्ण ने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल हमारे यहां आज भी पूजनीय है। तुम्हारे पास केवल उस जो महाबोधि वृक्ष है उसके अलावा किसी पीपल की पूजा नहीं करते। लेकिन हिंदू समाज जहां भी पीपल दिखता है उसको वासुदेव कृष्ण समझ करके प्रणाम करता है। तो इसलिए कहीं से निकालने से पहले उसका इतिहास सुनो। सिद्धनाथ का मंदिर तब भी था जब बुद्ध के बाप के बाप के बाप भी पैदा नहीं हुए थे। तो इसलिए इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अंबेडकरवादी बौद्ध, तुम लोग हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो, हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो। ब्राह्मणों को मंदिर से निकालने की बात सोचने वाले लोग, हम लोग पुष्यमित्र शुंग की पीढ़ियां हैं, हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग। फिर तुम जड़ भी नहीं दिखोगे भारत में, मैं बता देना चाहता हूं। आराम से जियो और जीने दो। जो अशोक ने कहा, अशोक ने उस विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तुम लोगों ने फर्जी तरीके से कहा कि अशोक बुद्ध था। अशोक कभी भी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया और यह ऐतिहासिक और प्रमाणित साक्ष्य है। मैं फिर से कहता हूं, अंबेडकरवादी बौद्धों, हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनको टारगेट करना बंद करो। ये तमाम बातें आप सुन रहे हैं, ये है ब्राह्मण स्वामी आनंद स्वरूप। इनको आप सुन रहे हैं जिनके माध्यम से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार जो है वो उनसे किसी भी तरीके का कोई संबंध है ही नहीं। तथागत गौतम बुद्ध का संबंध यहाँ पर खारिज किया जा रहा है। सम्राट अशोक का जो संबंध महाबोधि महाविहार से उसको खारिज करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ यह ब्राह्मण शख्स इस बात को लेकर कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम पुष्यमित्र शुंग की संतानें हैं, औलादे हैं। समझने की आवश्यकता यह है कि इस देश के अंदर और पूरे दुनिया में ये बात जग जाहिर है कि भारत ये बुद्ध का देश है। भारत में बुद्ध का जन्म हुआ है और सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूपों का जो निर्माण किया है, जिसके बाद आज विरासत के तौर पर अफगानिस्तान से लेकर तो बर्मा तक लगातार 84,000 बौद्ध विहार और स्तूपों के जो अवशेष है इसके दस्तावेज देखने को मिलते हैं। लेकिन मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी किस्म के लोगों का हमेशा से ही तमाम जो ब्राह्मणी विचारधारा के चलते बौद्धों की विरासतों पर कब्जा करने का सिलसिला आज का नहीं तो लंबे समय से जारी है और उनकी नजर अब महाबोधि महाविहार पर भी बनी हुई है। और उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाबोधि महाविहार से जो ब्राह्मणों का कब्जा है उसको हटाने की जो बात तकरीबन 26 दिनों से चल रही है और 1949 से भी आंदोलन जारी है, इसको लेकर जो मंशा अब लोगों ने बनाई है, इस तरीके की बातों को लेकर अपना जो विश्वास जो लोगों का है उसको लेकर कहा गया है कि अब ऐसी बातों को सोचना समझना बंद कर दीजिए। किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों को महाबोधि महाविहार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये दावा ये ब्राह्मण शख्स स्वामी आनंद स्वरूप के जरिए किया गया है। इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक तमाम खबरें आपके साथ साझा करेंगे। इस पर
डॉक्टर विलास खरात ने भी अपना जवाब दिया और तमाम इतिहास भी साझा किया है कि इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच रखने वाले लोग किस तरीके से इस पूरे के पूरे बुद्धिस्ट कल्चर को, बुद्धिस्ट विरासत को अवैध तौर पर कब्जा करने का इतिहास और वर्तमान और भविष्य ये बनाए रखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अगली खबर आपको बताऊंगा जो कि बिहार विधानसभा से निकल कर आ रही है। बिहार विधानसभा में महाबोधि महाविहार को लेकर समर्थन की और ये जो बौद्धों की विरासत, बौद्धों को सौंपने की जो बात है वो अब संसद विधानसभा में भी उठाने का जो मसला वो आरजेडी के विधायक के जरिए हुआ। देखिए क्या कुछ कहा गया। आंदोलनरत तमाम बौद्ध अनुयायियों की मांग पर बोध गया मंदिर के प्रबंध समिति के सभी 9 सदस्य में बौद्ध धर्मावलंबियों को ही रखने की मांग सरकार से करता हूं। मिश्री लाल यादव। तो ये आपने देखा है कि बौद्ध विहार, महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को सौंपना चाहिए, इसको लेकर लगातार लंबी आवाजें वो दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज एक ऐतिहासिक दिवस है। आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनका स्मृति दिन है। सावित्रीबाई फुले का जीवन पूरा का पूरा अगर आप इतिहास के पन्नों में पलटकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आधुनिक भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने इस काम को अपने हाथों में लिया, जिसके कारण बहुजन समाज आज आपको शिक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सावित्रीबाई फुले ने इस आंदोलन को शुरू करने के साथ साथ अपने शरीर पर गोबर, गंदगी, कीचड़, तमाम तरीके की दुख तकलीफों का सामना किया। महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा का आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लंबे समय तक सावित्रीबाई फुले ने उस उनके आंदोलन को जारी रखा और इतना ही नहीं तो अपने आखिरी समय में प्लेग की बीमारी के चलते उनका भी दुखद निधन हुआ। तमाम बहुजन महापुरुषों के आपको जो समाधियां वो देखने को मिलेंगे, लेकिन अपने आखिरी क्षण में सार्वजनिक तौर पर नगर परिषद के माध्यम से या फिर तमाम तरीके से जो सरकारी महामारी के दौरान लोगों को जिस तरीके से जलाया जाता है, उनको अग्नि दी जाती है, उसी तरीके से सावित्रीबाई फुले के साथ में भी हुआ। आज सावित्रीबाई फुले की समाधि तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे बहुजन महापुरुष, ऐसी महानायिका हमारे समाज में हुई जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक इस बहुजन समाज को उसकी दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया, वो संघर्षरत रहे, जिसमें सावित्रीबाई फुले का नाम इतिहास के पन्नों में है और उनको आने वाले पीढ़ियों तक, लाखों आने वाले कई हजारों सालों तक उनको बार बार उनके इस योगदान को याद किया जाएगा। और आज उनके स्मृति दिन पर लोगों ने, तमाम बहुजन समाज के खास तौर पर लोगों के जरिए सावित्रीबाई फुले को याद किया गया। उनके बलिदान को दोहराकर उनके अधूरे सपने को पूरा करने की बात सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से लोगों के माध्यम से की गई है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया आपको साझा करूंगा कि महाबोधि महाविहार को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से पूरी दुनिया में अब आंदोलन को बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। आप तस्वीरें दिख रहे हैं अमृतसर से, पंजाब के अमृतसर से भी इस आंदोलन को जमकर जो है वो साथ सहयोग और समर्थन मिला है और ये सिलसिला समय के मुताबिक जारी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसके मुताबिक देखिए कि ये जो महिला है वो किस तरीके से अपना दुख बयां कर रही है और इस बात को साझा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन की पूरी पोल यहाँ पर खोलते हुए दिखाई दे रही है कि कैसे शासन प्रशासन काम कर रहा है। गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जंगल राज की जो भयावह तस्वीरें है, देखिए। गांव के लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ की गोली मारी क्यों? क्या पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पर? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम ज्यादा आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव संग्रह नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है वो। एक
तो यहाँ पर ये आप खबर देख रहे हैं, जिस तरीके से जो महिला है वो अपना दुख बयां कर रही है कि कैसे उसके साथ और उसके परिवार, उनके पिता के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है। हाथरस से ये मामला है और यहाँ पर कहा गया है कि गुंडा प्रवृत्ति के लोग आए और पिता को गोली मार दी और गोली मारने के बाद उसके साथ भी छेड़खानी की गई है। इस तरीके के मामले अब उत्तर प्रदेश में आम हो चुके हैं। जिस तरीके से गुंडाराज और जो जंगल राज की मानसिकता रखने वाले लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, जिनका शासन और प्रशासन से कोई डर और कोई भय दूर दूर तक नजर नहीं आता। हाथरस में इसके पहले भी एक ऐसी भयावह घटना देखने को मिली थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने में पूरी नाकामयाब साबित हो रही है और उसके बावजूद भी इन तमाम तरीकों के मामलों को लेकर जो कमतरता देखनी चाहिए वो न होते हुए लगातार वृद्धि देखने को ही मिल रही है। इसके साथ साथ एक खबर देखिए जो कि देवाशीष झरारिया बहुजन समाज पार्टी के नेता के जरिए साझा की गई है। देवाशीष झरारिया कहते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर महू में कल भारत के चैंपियन ट्रॉफी जीतने की खुशी में निकाले जुलूस में पर पत्थरबाजी की गई है और सांप्रदायिक हिंसा की खबरें चिंतित करने वाली है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि घटना में दोषियों को पहचान कर उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो आपने देखा कि पूरे देश ने, पूरे भारत ने इस बात का जश्न मनाया कि भारत ने एक लंबे संघर्ष के बाद जो ट्रॉफी जीती है, जो मैच जो जीता है और न्यूजीलैंड को हराकर इस जीत के बाद पूरे देश में हर्षोल्लास का, उत्साह का माहौल था। लेकिन मध्य प्रदेश के महू से जो खबरें निकल कर आई, जहां पर जीत की खुशी में कुछ लोगों के जरिए जुलूस निकाले गए, फिर उसमें पत्थरबाजी हुई, सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का मामला हुआ। देवाशीष झरारिया बहुजन समाज पार्टी के नेता, इनके जरिए कहा गया है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने निवेदन किया है कि जो दोषी है उनकी पहचान की जाए और उन पर इस तरीके की वारदात को अंजाम देने को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देश के अंदर जिस तरीके से शासन और प्रशासन का जो हिस्सेदारी, जो भागीदारी बड़े पैमाने पर सवर्ण तबके का, जो चीफ जस्टिस जो कहेंगे कि चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक एक तरफा जो बोलबाला देखने को मिलता है, वो देश की वास्तविकता है। देश के तमाम विश्वविद्यालय और केंद्र विश्वविद्यालय में जो हालात है, वहां पर जो प्रोफेसर काम कर रहे हैं, उनकी जो अगर उनकी आप जनसंख्या देखेंगे या फिर उनके माध्यम से उनके भागीदारी के आधार पर देखेंगे तो इस देश के 90% जो बहुजन समाज है, संख्या के मुताबिक 50% जो ओबीसी तबका आता है, 15% जो शेड्यूल कास्ट आता है, 7 से 7.5 से 8% शेड्यूल ट्राइब आता है और ऐसे में 90% जो ये बहुजन समाज अपनी आबादी रखता है, उसके बावजूद 10% जो लोग इसके अंदर जिसमें सवर्ण तबका है, उनकी भागीदारी कितनी है, उनकी हिस्सेदारी कितनी है, वो आप देखिए। इस चार्ट से आप इस बात का आसानी से अनुमान लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य में विश्वविद्यालय में जो भागीदारी है, जिसमें 88.09% सवर्णों की भागीदारी है और उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अगर भागीदारी की बात करेंगे तो सवर्ण तबके की 80% भागीदारी है, जिसमें अल्पसंख्याक की बात करेंगे तो 20% आपको उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगी और उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में ओबीसी की जो जो है उसमें 6.45% और अन्य 6.45%। तो ये उस बात की भागीदारी है जो विश्वविद्यालय में एक ही जाति के जो है वो आपको जो है प्रोफेसर्स और तमाम तरीके के लोग ने देखने को मिलेंगे और एक ही जाति के नजर आएगी गवर्नर को। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिली है कि ब्राह्मण तबके का बड़े पैमाने पर सवर्ण तबके का बोलबाला तमाम विश्वविद्यालय में बना हुआ है और ये विश्वविद्यालय में इस भागीदारी के चलते लगातार दलितों, आदिवासियों और तमाम पिछड़ों के साथ में होने वाले जो अन्य अत्याचार विश्वविद्यालय में जो होते हैं, वो उसके पीछे का ये भी कारण है कि जातिवादी मनुवादी मानसिकता, अगर आप शिक्षित है, आप अगर उच्च पदों पर है तो बड़े ही शातिर षड्यंत्र तरीके से उस तमाम जातिवाद को अंजाम देने का काम किया जाता है और उसके माध्यम से ही इस तरीके के वारदातें देखने को मिलती है, जहां पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से आने वाले जो विद्यार्थी है उनके प्रैक्टिकल में मार्क कम किए जाते हैं, उनको निष्कासित कर दिया जाता है, उनको विश्वविद्यालय में जो छात्रावास है वहां पर उनके साथ छेड़छाड़ की खबरें निकल कर आती है। उसके बाद कई ऐसी भी वारदातें देखने को मिलती है जिसके चलते आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसमें रोहित वेमुला एक सबसे बड़ा उदाहरण है,
तो इस तरीके की चीजें बनी हुई है, जिसको लेकर अब प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी है। आप समझिए कि विश्वविद्यालय में और तमाम तरीके से चपरासी से लेकर जो चीफ जस्टिस तक सवर्ण तबकों का जो बोलबाला है, सवर्ण लोगों का जो बोलबाला है, ये कहने के लोकतंत्र के लिए और बहुजन समाज के जो उनकी कल्याण और उनकी भागीदारी के आधार पर उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस मुताबिक आवश्यक है, वो अगर नहीं हो पा रहा तो इसके पीछे की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए फिर एक बार मेरा कहना है कि बहुजन समाज को तमाम क्षेत्रों में जो बाबा साहब के नजरिए से कहा गया, उन तमाम क्षेत्रों में की पोस्टों पर आना पड़ेगा और तब जाके उनकी समस्याओं का निवारण होगा। शासन और प्रशासन में अपनी भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपनी भागीदारी को नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी जो हिस्सेदारी है वो मीडिया में नहीं है, वो न्यायपालिका में नहीं है, वो विधायिका में आपके लोग हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं करते हैं। ऐसे में संविधान जो कितना भी ज्यादा मजबूत हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग नालायक होंगे तो वो संविधान जो है कारगर साबित नहीं होगा। जो बात बाबा साहब ने भी कही थी वो आज 100% समय के मुताबिक सही साबित होते हुए नजर आएगी। ऐसे में बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियां, बहुजन लीडरशिप रखने वाले तमाम नेताओं पर ही आपको अपना विश्वास बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके आपका समस्याओं का निवारण होगा। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।